शुभ संध्या मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं हिंदी व्याकरण की अगली कड़ी में अशुद्धि संशोधन में पंचमाक्षर का प्रयोग एवं श्री और श्र में अंतर। ये कुछ ऐसे विवादास्पद शब्द हैं जिसपे हम लोग बार बार हमेशा ही डाउट एक बना रहता है। आज उसको हम लोग क्लियर करते हैं और छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल आप गलतियों को ध्यान याद रखने के बजाय आप पकड़ सकते हैं। तो आइए उनको सीखा जाए और हम लोग क्या गलतियां करते हैं इनको भी देखा जाए। जैसे पंचमाक्षर का प्रयोग बोला है तो पंचमाक्षर आप समझते हैं क्या होता है? हर वर्ग का पांचवा अक्षर जो आपका व्यंजन है वर्णमाला में क से लेकर ज्ञ तक, तो उसमें कचट तब बोलते हैं। क वर्ग में कौन कौन आता है? क ख ग घ अंग। च वर्ग में च छ ज झ ञ। ट वर्ग में ट ठ ड ढ अड़। त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। तो ये 5 वर्ग में बांटे गए, स्पर्श व्यंजनों को ही बांटा गया, 5 वर्गों में बांटा गया है। तो इन पांचों वर्ग के जो पांचवें अक्षर हैं उनको हम कहते हैं पंचमाक्षर, जो कि है अंग य अड़ न म। क वर्ग का पांचवा अक्षर अंग, च वर्ग का पांचवा अक्षर इ, ट वर्ग का पांचवा अक्षर अड़, त वर्ग का पांचवा अक्षर न, प वर्ग का पांचवा अक्षर म। आप अंग्रेजी में ध्यान देते होंगे, जब इनका अंग्रेजी बनाते हैं तो बस अंग य अड़ न म एन यूज होता है, एन कैपिटल एन। सबके लिए एन ही यूज होता है, क्या ये सही है? और सबके लिए अगर यन यूज होता है तो क्या यन का मतलब हर जगह न ही होगा कि कुछ और होगा? हम लोग लिखते हैं चंदन, हम लोग लिख देते हैं चंपक, और हमको लगता है दोनों ही सही है। और अगर सही है तो आप थोड़ा सा देखिए जरा, मैं लिख रहा हूं इसको चंदन, आप तुरंत कहेंगे हाँ, पढ़ने में भी तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे अंक की मात्रा वैसे ही न, चंदन सही लिखा हुआ। तो ऐसे अगर हम चंपक भी उसी तरीके से लिखे, अंक की मात्रा न के रूप में अगर हो तो ये हो जाएगा चंपक। क्या चंपक होता है? नहीं, आप खुद कहेंगे सर चंपक नहीं होता, चंपक होता है, चंपक। तो एक ही आप यूज कर रहे हैं मात्रा और उसके लिए अलग अलग तात्पर्य ला रहे हैं। क्यों ला रहे भाई? अगर अंक का मतलब न होता था तो हम म क्यों ला रहे हैं? तो इसको समझना जरूरी है कि अगर ऊपर बिंदी लगा है यानी अंक की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है तो उसका सही अर्थ क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए नियम आपका है, अंक का मतलब जिस वर्ग का अगला अक्षर है उस वर्ग का पंचमा अक्षर का प्रयोग करना चाहिए। और आप समझ सकते हो वजह क्या आपको सामने मिल गया। चंदन है, चंपक है, एक जगह अंक का मतलब न है, एक जगह अंक का मतलब म है। तो ऐसा क्यों हो रहा? किस तरीके से हम लिखेंगे, क्या होगा? तो उसमें है आपका जैसे दिनांक, आइए इसको करके देखते हैं। दिनांक में जब हम अंक की मात्रा देख रहे हैं तो इस अंक की मात्रा को निर्णय किससे लेते हैं? अगले वर्ण से। अगला वर्ण हमारा क्या है? क। अब क किस वर्ग का है? क वर्ग का है। तो क वर्ग का पांचवें अक्षर का हम इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या बनेगा भाई? हमारा होगा, अब क वर्ग का पांचवा होता है अंग, तो दिनांक, अंग आएगा हलंत। अगर दिनांक की शुद्धतम रूप की बात की जाए तो यह होगा दिनांक। ऐसी बात करते हैं चंचल के केस में, तो यहाँ पे जो अंक की मात्रा है वो अगले वर्ण के अनुसार बदलेगी। अगला वर्ण क्या है? च। च किस वर्ग का है? च वर्ग का है। च वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है? इयम, हो जाएगा चंचल। अगला वर्ण जिस वर्ग का हो उसी वर्ग का पंचमा अक्षर का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अब जैसे देखिए कंठ, तो कंठ में देखिए अंक की जो मात्रा है वो ठ के अनुसार बदलेगी। तो क्या हो जाएगा? क। ठ किस वर्ग का है? ट वर्ग का है। ट वर्ग का पांचवा अक्षर होता है अड़, तो हो जाएगा आपका कंठ। फिर कहते हैं चंदन, तो चंदन में जो ई ए अंग है किसके अनुसार बदलेगा? द के अनुसार। और द किस वर्ग में आता है? त वर्ग में आता है। त थ द ध न, यहाँ पे अंक की जगह क्या आएगा? आधा न, ये हो जाएगा हमारा चंदन। किसके अनुसार बदला भाई? अगले वर्ण के अनुसार। इसी तरीके से चंपक कहते हैं तो अगला वर्ण क्या है? प।
यहाँ अंक की मात्रा को प के अनुसार बदलेंगे, पावर के अनुसार, तो हो जाएगा हमारा पावर का पांचवा अंक म, तो हो जाएगा आधा म यानी चंपक। ऐसे ठंड है तो क्या हो जाएगा ठ, अड़ की मात्रा ठंड। और मृत्युंजय जब हम लिखते हैं तो ध्यान दीजिएगा मृत्युंजय मृत्यु। अब यहाँ पे अंक की जो मात्रा ज के हिसाब से बदलेगी, ज वर्ग में आता है इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे मृत्युंजय। इसी के साथ हम लोग देखते हैं जैसे हम लोग कंचन लिखते हैं तो कंचन हम लोग ऊपर ऐसा लिख देते हैं, जबकि हमको लिखना क्या चाहिए, लिखना हमको चाहिए कुछ ऐसा, क च वर्ग का पांचवा अक्षर यानी य, ये हो जाएगा हमारा कंचन। तो शुद्धतम रूप तो ये है। बात आती है कि हम भाई इसको इस्तेमाल कम करते हैं ग्रामेटिकली। अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए, हिंदी व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए, यह लिखना शुद्ध होगा, न कि यह। फिर एक सवाल मन में उठता है, कम प्रयोग में क्यों है? हमको तो यही देखने को मिलता है, जहां देखिए मैक्सिमम जगह यही मिलता है, ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान दीजिएगा, यह समय है वो हमारा टेक्नोलॉजी का यानी तकनीकी का है, कंप्यूटर का है। और इस तकनीकी के क्षेत्र में जब हम प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं अपनी बातों को लिखने के लिए और प्रिंट आउट निकालने के लिए, तो वहां पर हमें अंग या अड़ न उसको बार बार डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। इस वजह से अंग या अड़ न इन सभी की जगह पर प्रिंटिंग की सुलभता के लिए कौन सा मात्रा का इस्तेमाल किया गया, अंक की मात्रा यानी बिंदी लगाने का इस्तेमाल किया गया। इस वजह से हमको ये कम प्रयोग में देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप शुद्धतम की बात करें, हिंदी व्याकरण की दृष्टि से बात करें, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पंचमाक्षर का प्रयोग करना चाहिए। तो इसको ध्यान दीजिएगा आगे से। अब आइए अगले मेन अहम मुद्दा पे बात करते हैं, सी और श्र में अंतर। अब खासतौर पे यूपी टेट, सी टेट, एच टेट, किसी भी आरओ किसी भी पेपर की बात करिए तो मैक्सिमम टाइम में देखिए शब्द देता है श्रृंगार। श्रृंगार कहते हैं ये सही है या ये सही है, और हम लाख बार कोशिश करते हैं लेकिन याद करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश ही नहीं करते। जबकि हम अगर एक बार समझ लें तो एक शब्द नहीं, हर शब्द के लिए कभी गलत नहीं होगा। तो आइए इसको समझते हैं कैसे। जो स है, स में जब री की मात्रा लगती है, यानी यहाँ पे स हलंत प्लस री, हम जानते हैं किसी भी व्यंजन को पूर्ण करने के लिए किसी एक स्वर की आवश्यकता होती है, एक स्वर की। तो यहाँ पे स हलंत के साथ हमको मिल गया री, तो पूरा हो गया श्री। यही जब बात करते हैं स्र की, तो स हलंत प्लस र हलंत, ये जो नीचे आया है पाई, ये किसका चिन्ह है, र का। आपको मैंने बताया भी था कि पदेन र कब लगता है, जब उसके पूर्व वाला जो व्यंजन है, परसों के लेक्चर में हुआ था, उसके पूर्व वाला जो व्यंजन है अगर स्वर रहित है, जैसे यहाँ पे देखिए र के पहले वाला जो व्यंजन है क्या है, स्वर रहित है, इसमें कोई स्वर नहीं है। ऊपर से कैसा व्यंजन है, खड़ी पाई वाला, तो र कहाँ जाएगा, र उसके पैरों में गिर जाएगा, यानी पदेन र के रूप में जाएगा। और पदेन र के रूप में जाएगा तो किस तरीके से बनता है, स के नीचे एक खड़ी पाई के रूप में, और साथ में ये हो गया हमारा स्र, क्योंकि किसी भी व्यंजन को पूर्ण होने के लिए स्वर चाहिए था, स्वर के रूप में आ गया हमारा अ। अब जब बात करते हैं श्री, किसी के नाम के आगे श्री लगता है, हर जगह यूज होता है, तो श्री जब हम लगाते हैं तो श्री में क्या है, स हलंत प्लस र हलंत प्लस बड़ी। अब यहाँ पे हमें समझना जरूरी है कि जब हम श्री की बात करते हैं तो र हलंत धन ई का मतलब क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है स हलंत प्लस री। ये तो ठीक है भाई, र हलंत प्लस बड़ी ई हो गया री। लेकिन जब हम बात करते हैं कुछ ऐसे जो स्र भी हो और श्री का, उसमें री की मात्रा भी आ जाए, तो गड़बड़ी कहाँ होती है। लोग यही सोचते हैं ना कि आखिर जैसे इसमें हम मात्रा ई का इस्तेमाल कर वैसे री का इस्तेमाल कर दिया और तो कुछ दिक्कत हुआ नहीं। लेकिन जब इसको हम लिखते हैं तो स हलंत प्लस इस खड़ी पाई की वजह से आता है र हलंत प्लस हम स्वर के रूप में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, री। लेकिन जब हम इन दोनों को साथ में लिखने की कोशिश करेंगे, देखिए क्या बना, स हलंत प्लस र पे री की मात्रा,
और जो कि हमारे हिंदी व्याकरण में डिफाइंड नहीं, परिभाषित नहीं है, यानी इसका इस्तेमाल हम कर नहीं सकते। और जब इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उसका कोई अर्थहीन है, उसका कोई डिफाइंड एक मीनिंग नहीं है, मतलब नहीं है, र भी है री भी है, तो इस वजह से हमें गलत ध्यान दीजिएगा। जब ऐसा कहीं लिखा हो स हलंधन र हलंधन री, तो र हलंधन री हमारा डिफाइंड नहीं बल्कि अपरिभाषित है, जिसका कोई अर्थ नहीं दिखाया गया। इस वजह से हम कभी ऐसा लिख नहीं सकते जिसमें र भी आए और री भी है। इस वजह से श्रृंगार का जो यह शब्द लिखते हैं वो क्या होगा, सरासर गलत होगा, बल्कि इसकी जगह होना क्या चाहिए, स हलंधन री। तो यहाँ पे आएगा श्रृंगार। तो जब भी आपके एग्जाम में आए तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, र हलंत और री एक साथ नहीं आ सकते। इस वजह से हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, बिल्कुल ये होना चाहिए, क्योंकि वो परिभाषित ही नहीं है। इसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं, इसको अगर हम इस्तेमाल करते तो हमारी गलती है। श्रृंगार, तो उसमें र और री दोनों के उच्चारण को हम एक साथ मिक्स नहीं करेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। एक और खास बात, री और री संबंधी अशुद्धियां, कभी ऋषि देखिए ऋषि के रूप में लिखते, कभी र पे छोटी ई के रूप में लिखते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो जो लोग जनरली नाम रखते हैं तो ऋषि, तो र पे छोटी ई लिख लेते हैं, लेकिन जो ऋषि है वो ये चीज है। और जितने भी आपके कहा गया संस्कृत शब्दों के अतिरिक्त री का प्रयोग नहीं होता, तो कहेंगे हिंदी में सब लिखते तो रहे, सब शब्द ही तो लिखे हैं हिंदी, तो बिल्कुल हिंदी में संस्कृत के वे शब्द तत्सम रूप में सीधा सीधा एज इट इज वैसे उठा लिए गए, वहां पे तो री का प्रयोग हमको देखने को मिलेगा, उसके अतिरिक्त नहीं। तो इस वजह से हमें ध्यान देना है री और री के इस्तेमाल में, कि जहाँ पे संस्कृत शब्द आ रहे हैं वहां पे हम री का इस्तेमाल करें, जहाँ पे नहीं है वहां पे हम र पे छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रिच, रिच, रिड, कृपण, कृपण में देखिए क पे री की मात्रा है, क हलंत प्लस री, कृपाण क हलंत प्लस री, गृह ग हलंत प्लस री, घृत घ हलंत प्लस री, मातृ म हलंत प्लस आ प्लस त हलंत प्लस री, भातृ त हलंत री, त हलंत री। तो इस तरीके से हम इन छोटी छोटी बारीकियों को अगर ध्यान दें, पंचमा अक्षर का ध्यान दें। हम लोग आदत छोड़ चुके हैं हिंदी को सही लिखने की। लोग कहते हैं अरे हम हर जगह यही तो देखते हैं इसलिए इसको इस्तेमाल करेंगे, हमेशा से तो यही पढ़ते चले आ रहे हैं, हमेशा से तो यही देखते चले आ रहे हैं। तो बिल्कुल अब देखते तो चले आ रहे हैं, लेकिन अगर चीजें गलत चल रही है तो क्या हम भी उसी पैटर्न में चलते रहे? हम आदत डालें, धीरे धीरे इनको सुधारने की कोशिश करें। एक समय ऐसा आएगा कि हम कहीं ना कहीं ट्रेंड्स करेंगे सही लिखने की तरफ। तो इनको धीरे धीरे अनुकरण किया जाए, सीखा जाए, अपनी लर्निंग में लाया जाए और इन छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान दिया जाए। एक कदापि नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में फिर अगला टॉपिक हम लोग देखा जाएगा शब्द संशोधन से संबंधित। धन्यवाद।